नमस्कार दोस्तों। आज 27 अक्टूबर है और फिर से हम हाजिर हैं क्या और क्यों पढ़ें लेके आज का अखबार। तो आज जो पहली न्यूज़ है वो है केरला गवर्नमेंट ड्यूअल ओवर मिनिस्टर टॉक। एक्चुअल में यहाँ पे आपको जो देखना है ये क्या मुद्दा है इसके बारे में तो छोड़ दीजिए। गवर्नर का क्या रोल होता है किसी भी मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने के लिए या किसी भी मंत्री की नियुक्ति के लिए। क्या गवर्नर नियुक्त तो करता है, गवर्नर के नाम पे ही कार्य होते हैं। क्या गवर्नर इस्तीफा मांग सकता है या नहीं। आपको क्या करना है, बेयर एक्ट खोलना है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खोलना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, आपने, मैं आशा करता हूँ कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ लिए होगे, है ना। एनसीईआरटी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लिए होगे और अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन खोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर से संबंधित क्या शक्तियां हैं, है ना, कैसे नियुक्ति की जाती है और उन शक्तियों का कितनी उन्मुक्ति के साथ वो उपयोग कर सकता है, इसके बारे में विथ आर्टिकल आप उसे देख लें और एक पाई चार्ट बना लें। पाई चार्ट बना लें या फ्लो चार्ट बना लें, गवर्नर बीच में लिखें और इसके साइड साइड में ऐसे करके निकाल के आप इसको फ्लो चार्ट बना के लिख लें। ठीक है, तो ये बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ हमें करना नहीं है। अब हम सीधे हैं पेज 8 पे, कॉलोनियलिज्म इट डिसकॉन्टेंट्स टुडे। तो उपनिवेशवाद, है ना, इस पर विनीत सर का एक लेख, मतलब एक वीडियो आएगा और उन्होंने कहा है कि मैं इस पर बनाऊंगा, तो वो विनीत सर बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऋषि सुनक बने हैं नए प्रधानमंत्री और एक तरीके से एक बहस छिड़ गई है कि जब उपनिवेशवाद था, उपनिवेश था हमारा, वो किस तरीके का रहा। और मैकाले का भूत, मैकाले का भूत का मतलब ये एक तरीके से कहा था कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो रंग और देखने की दृष्टिकोण से भारतीय है, पर वो पूरी तरीके से अंग्रेज बन चुका होगा, अंदर से पूरी तरीके से अंग्रेज बन चुका होगा। तो आज ऋषि सुनक ने एक बात कही है कि मैं पूरी तरीके से ब्रिटिश हूँ, है ना, और हाँ मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं पूरी तरीके से ब्रिटिश हूँ। इसी पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने एक ऐसे ही उदाहरण के रूप में लिया था, यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है और इस पे चूँकि विनीत सर वीडियो बना रहे हैं तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको आईएएस प्रबंधन के चैनल पे ही आपको दिख जाएगा। इसके बाद है द एफएम कॉल फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, है ना, पेज नंबर 10 पे है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। एफएम फिनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने को कहा है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको इंडस्ट्रियल इवेंट, औद्योगिक निवेश के लिए बात की गई है। अब यहाँ पे आपको यह देखना है कि इन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे कहा है कि हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति भूल गए थे, उसी प्रकार से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी भूल गए हैं, उनको भी निवेश करना चाहिए। अभी बहुत अच्छा मौका है, हमारे जो सप्लाई चेन है या एक तरीके से पूरा का पूरा सेटअप हमारे पास होना चाहिए। जब चीन+1 की नीति अपनाई जा रही है, रिसेशन है, तो इस तरीके से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हम बढ़ सकते हैं आगे। इसी पे बात की गई है। यहाँ पे कहा है कि दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, वी कैन नॉट मिस द बस। हम इसको छोड़ नहीं सकते या इस अवसर को छोड़ नहीं सकते, है ना। इसी पे बात की गई है और इसी पे कुछ डेटा दिया गया है ना। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या किया गया है, जैसे आपने देखा होगा कि कट द टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज फ्रॉम 30% टू 22%, है ना। बहुत सारे कर में छूट दिया गया और बहुत सारे पीएलआई स्कीम या बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं। तो आपको निवेश करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिर्फ गवर्नमेंट निवेश या एफडीआई से निवेश पूरा नहीं होता। जब तक हमारे आंतरिक स्तर पे जो व्यवसायी हैं वो निवेश नहीं करेंगे तब तक ये पूरा नहीं होता। इसी पे बात की गई है। दूसरा आपको देखना है के सेप्ट रिकवरी, है ना।
के सेप्ट रिकवरी, ये आपको इकोनॉमी का टर्म है और इसे आपको देख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आप चाहें तो कुछ आंकड़े लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एंड S&P परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसके बारे में क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है या इस तरीके की चीज़ें ये बताते हैं, और यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि हमें अपने देश की तरक्की के लिए यदि हमको देखना है आगे जाते हुए, तो इंडस्ट्रियल निवेश बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ घरेलू निवेशक को मतलब इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो है GESE गिव्स इट नोट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड, है ना। अब एक जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 12 पे, GESE, है ना, पेज नंबर 12 पे है, यहाँ पे एक न्यूज़ है, GESE गिव्स इट नोट्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन GM मस्टर्ड। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, GM कपास, है ना, GM कॉटन, जिसको BT कॉटन भी कहते थे, उसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से हो गया था। अब ये दूसरी फसल है जिसका व्यावसायिक रूप से यूज किया जाएगा, है ना, और इसके क्लियरेंस दे दिए गए हैं, तो ये दूसरी फसल बन गई है। अब आपको ये देखना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाके, साइंस टेक में जब देखते हैं वहाँ पे जाके देखेंगे GM फसलें क्या होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें क्या होती हैं। अब यहाँ पे जेनेटिकली जीन संवर्धित है ना, जीन संवर्धन क्या होता है। ठीक है, जीन संवर्धन क्या होता है इसे आपको देखना है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा DNA। ठीक है, DNA में जाएंगे और DNA का पार्ट एक होता है, वो जीन कहलाता है। अब ये जीन क्या है इसके बारे में देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि DNA का एक पार्ट है जीन, या हमारे शरीर में या किसी भी पौधे में या किसी भी फसल में, किसी भी जीव जंतु में या किसी भी चीज़ पे जो जीन होता है वही किसी विशेष अंग का, विशेष लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, जब हम ऐसे जीनों को हटा देंगे जिसके कारण फसल में कीड़े लग पाते हो या इस तरीके के लग पाते हो, या ऐसे जीन किसी से ऐड कर देंगे जो, मान लीजिए कि हमने एक ऐसा जीन ऐड कर दिया जो किसी भी कीड़े को लगने नहीं देगा, मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, कीड़े को लगने नहीं देगा, तो इससे क्या होगा, फसल बर्बाद नहीं होगी, हमारे पास पूरी अच्छी फसल होगी। तो जब अच्छी फसल होगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना, पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाएगा, और पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फसल की पैदावार बढ़ गई, तो इससे होगा कि हम जो आयात तेल पर निर्भरता है उसमें निर्भर कम हो जाएंगे, है ना। तो जब हमने देखा है कि अभी खाद्य तेलों में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, दाम बढ़ गए थे, तो इसके कारण से ये दिया गया है। अब इसके पर्यावरणीय, बहुत सारे लोग पर्यावरणीय चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग जो एक बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस है, उसके लिए चिंता करते हैं कि यदि हम इस तरीके की चेंजेस लाएं तो हमारा जो नेचुरल जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा, या फिर हम एक मशीनीकरण की दौर में पहुंच जाएंगे, है ना। इस पे आपको देखना है। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे आप। इसके बाद है साइंस मस्ट बिकम द प्रायोरिटी ऑफ अ स्पेस मिशन। एक न्यूज है और उसमें कहा गया है कि जो साइंस है मस्ट बिकम द प्रायोरिटी ऑफ अ स्पेस मिशन, वी नीड मोर मनी फॉर इट। इसमें ये कहा गया कि इसरो के जो चेयरमैन है ना, S सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस, उन्होंने कहा है कि पैसे मुझे ज़्यादा चाहिए और हमें छूट भी चाहिए, बहुत सारी छूटें चाहिए जिससे हम रिसर्च कर सकें, और रिसर्च करने के लिए पैसे हमें चाहिए ताकि हम आगे जाके बहुत ऊपर जा सकें, है ना, मतलब बहुत तरक्की कर सकें। इसके लिए हमें पैसे और छूट दोनों चाहिए। तो आप इसरो के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, इसरो के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद नहीं है। इसके बाद एक और है, बैट्स इविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव
फॉर टूरिज्म से स्टडी। जो जो चमगादड़ हैं उनको एक तरीके से निकाल बाहर किया गया है। और क्यों किया गया है? तो टूरिज्म के लिए। जो गुफाएं हैं उनमें से अब मान लीजिए पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक तरीके से भाग ही जाएंगे या निकल ही जाएंगे। लेकिन ये जानवर जो हैं वो पैलियोलिथिक काल के हैं, बहुत ही पुराने हैं, है ना। और मणिपुर केव सिस्टम विथ ए पैलियोलिथिक पास्ट टू मेक इट टूरिस्ट फ्रेंडली। पैलियोलिथिक पास्ट के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो जूलॉजिकल स्टेट दैट रिकॉर्डेड न्यू फौना इन स्टेट हैज सेड, है ना। न्यू फौना मतलब नया एक जीव मिला है, उस न्यू बैट फाउंड इन मणिपुर। तो आपको यह देखना है कि ये जो फौना है या जो ये बैट है या चमगादड़ है वो किस प्रकार का है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये मम्मल्स हैं, है ना। मम्मल्स हैं मतलब दूध पिलाने वाले या स्तनधारी हैं ये, है ना। तो ये आपको देखना है। दूसरा है कि नाम क्या है इनका, राइनोलोफाइडे और हिप्पोसिडराइडे, है ना। ये दो फैमिली हैं, इन्हीं से ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है। खासकर आपको ये वो उसके बारे में देखना है कि ये किस फैमिली से हैं, कौन से इनका ग्रुप है, ये देखना है। और इससे ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछा नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही दे सकते हैं कि ये किस प्रकार के जीव हैं या किस प्रकार की वो हैं। इनको एक नाम दिया गया है, हॉ करके इसका नाम है, और आप इसे देख सकते हैं। आपको दिख जाएगा। नॉट रिसर्च रिकॉर्डेड ब्लाइट सर्वे कमिंग हॉर्सो, है ना, हॉर्सो बैट। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, और कौन कौन से पाए गए हैं इसको लिस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और कहाँ पाए गए हैं वो देख लीजिएगा। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे देखना। इसके बाद है इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना सर्च टू रिकॉर्ड हाई इन फर्स्ट 9 मंथ ऑफ ईयर, है ना। पहले 9 महीने में जो इंडिया ने है वो रिकॉर्ड इम्पोर्ट किया है। कल हम लोगों ने बताया था कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, पर अब हम आज जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी दिख रहा है कि हम रिकॉर्ड इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। तो जब भी मैंने पहले भी बोला है कि जब भी हम धीरे धीरे हम बाज़ार खुल रहा है, कोविड के बाद बाज़ार जब खुला है और धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे आयात बढ़ ही जाता है, इसमें कोई दाग नहीं है। थोड़े से आंकड़े दिए हुए हैं और उसमें कुछ है नहीं। इसके बाद एक है टाटा स्टील टू सप्लाई ग्रीन स्टील, है ना। ग्रीन स्टील किसे कहते हैं? आपने दोस्तों एक टर्म बता देता हूँ या एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ग्रीन जहाँ शब्द जुड़ा हो उत्पादन के साथ, कोई भी उत्पादन के साथ ग्रीन शब्द जुड़ा हो, इसका मतलब है उसका उत्पादन ग्रीन एनर्जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन एनर्जी, फॉसिल फ्यूल या इस तरीके के फ्यूल जो कार्बन फ्यूल्स हैं उनमें उनका प्रयोग नहीं किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा या ग्रीन एनर्जी के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। तो बस ये इतना ही बताना था कि ये ग्रीन एनर्जी आप जान जाओ। ठीक है, इसके बाद है ईवी फॉर्म्स वे बैटरी स्वैपिंग इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन। आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि चार्ज और स्वैप एक बहस है कि आप अपनी जो बैटरी है वो चार्ज करेंगे या उसको बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी बैटरी है, मैं 40 किलोमीटर के रेंज में जा रहा हूँ और 40 किलोमीटर पे जो सबसे नज़दीक बैटरी स्टेशन है उससे मैं अपनी बैटरी बदल लेता हूँ। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी? सबसे पहले दिक्कतें आएंगी कि यूनिवर्सल बैटरी बनाना पड़ेगा हमें, है ना। यूनिवर्सल बैटरीज बनाना पड़ेगा ताकि हम किसी भी मोबाइल में या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लगा सकें। आपने देखा होगा कि टाइप सी चार्जर, है ना, टाइप सी चार्जर की डिमांड या इसके लिए एक आंदोलन चला था कि विश्व के सभी मोबाइल फ़ोन में एक जैसा चार्जर लगे, इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। नहीं तो 3 प्रकार के चार्जर हैं ना, 3 टाइप ऑफ चार्जर हैं। एक तो टाइप सी, एक माइक्रो यूएसबी, है ना, माइक्रो यूएसबी लगाया जाता है, और एक है लाइटनिंग पोर्ट। इसको बंद कर दिया गया है माइक्रो यूएसबी को।
टाइप सी चलाया जा रहा है। और लाइटनिंग पोर्ट एप्पल का मामला है ना, लाइटनिंग पोर्ट का यूज किया जा रहा है। अब एप्पल पे दबाव डाला है कि वो भी टाइप सी का उपयोग करे, ताकि कोई भी चार्जर, जब से चार्जर नहीं मिल रहा है तब से उन्होंने भी अब टाइप सी चार्जर देना, मतलब टाइप सी जो जैक है वो देना शुरू कर दिया, ताकि उसमें कोई भी चार्जर लग सके। तो यहाँ पे भी हम यदि बैटरी स्वैपिंग की बात करें तो हमें क्या होगा, यूनिवर्सल बैटरी की बात करनी होगी, ताकि कोई भी बैटरी किसी भी व्हीकल पे लग जाए आसानी से। टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी फोर व्हीलर का तो इतना आसान है नहीं, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें स्वैपिंग आसानी से की जा सकती है। दूसरी बात ये भी है कि हमें एक और डर होता है कि हमारी बैटरी नई है और हम जो ले आएंगे वो पुरानी बैटरी लग जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि यह जो बैटरी है यह इस लेवल पे है और यहाँ तक इसकी एक्सपायरी है, या इस तरीके इतने दिन तक चल सकता है, तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, ये सब दिक्कतें आएंगी। खैर अभी हम इस पर बहस ही कर रहे हैं, अभी आगे इसके लिए काम भी किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ गया है, और आप डेली इस पर मेहनत करते रहें। धन्यवाद।